अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर हमारा IS 33 अर्निंग्स पर शेयर के बारे में है और बेसिक अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना सीखने हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर विद डिफरेंट सिनेरियोज कवर किया था। आज हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, उसकी वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स किस तरह से इफेक्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. Number of shares may increase or decrease during the year due to various reasons, including issue of shares at full market price. अगर आप शेयर इशू करते हैं फुल मार्केट प्राइस पे तो भी हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, यानी आप बोनस शेयर्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और बोनस शेयर्स को हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने में किस तरह से यूज करते हैं। फिर शेयर स्प्लिट और राइट इश्यूज होते हैं। ये सारी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं और जिसकी वजह से हमारी ईपीएस चेंज हो जाती है। जो सबसे पहले हमारा लेक्चर है आज का वो है बोनस शेयर्स के बारे में है। ये इशू ऑफ शेयर्स होते हैं विद नो कंसिडरेशन. So, an issue of new shares to existing shareholder in proportion to their existing shareholdings for no consideration. यानी बोनस इशू, पहली बात तो ये है कि ये इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और फिर इनकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग होती है, यानी जो ऑलरेडी इनके पास शेयर्स होते हैं, उस रेशो से इनको फिर बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं और इसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन कंपनी को नहीं मिलती है, यानी कोई कैश रिसीव नहीं होता है. द कंपनी इशू बोनस शेयर्स टू रिवॉर्ड its existing shareholders and attract new इन्वेस्टर्स. बोनस शेयर क्यों इशू करते हैं? ताकि कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रिवॉर्ड दे सके और फिर मजीद नए इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाए. बोनस शेयर प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू अ कैश डिविडेंड. अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी इशू होते हैं और कंपनी के पास कैश नहीं होता तो कंपनी बोनस शेयर दे देती है शेयर होल्डर्स को, ताकि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको रिवॉर्ड मिलता रहे और वो सेटिस्फाइड रहे. द शेयर होल्डर्स, द न्यू शेयर्स आर इशूड बाय कन्वर्टिंग इक्विटी रिजर्व्स, यानी कंपनी के पास जो रिजर्व्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिटेन अर्निंग है या शेयर प्रीमियम वगैरह है, तो इसको कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी इशू करती है, जिसको हम बोनस शेयर कहते हैं. As no cash is raised from a bonus issue, the resources of the entity remain same. यानी कि जाहिर सी बात है, कैश नहीं मिल रहा तो टोटल रिसोर्सेज जो कंपनी के हैं वो सेम रहते हैं. थस द बोनस इशू डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एन एंटिटीज एबिलिटी टू अर्न एडिशनल अर्निंग्स. यानी बोनस इशू की, जब जब बोनस इशू कंपनी करती है तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या अर्निंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्क पड़ता है. However, as the number of shares is increased, it reduces the per share earnings compared to when such bonus shares were not issued. Now, this is important. Important क्या बात है इसमें? वो ये कहता है कि जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो बज़ाहिर ये लगता है कि ईपीएस रिड्यूस हो गई है, अर्निंग्स रिड्यूस हो गई हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर को कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में अगर बोनस शेयर इशू नहीं हुए हुए हैं तो उसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा नजर आ रही है और जहां पे बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं उसकी अर्निंग पर शेयर कम नजर आ रही होती है. So this might create a misleading impression as if the performance of the business has worsened, which might not be the actual case. यानी अब उसकी वजह से, क्योंकि आप देखें डिनोमिनेटर में जब नंबर्स ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ईपीएस कम हो जाएगी ऐसा. लेकिन ये एक मिसलीडिंग इम्प्रेशन है. एक्चुअली अर्निंग्स कम नहीं होती, एक्चुअली परफॉर्मेंस कम नहीं होती, मगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं. सो टू अवॉइड सच मिसलीडिंग इम्प्रेशन एंड टू मेक ईपीएस करेक्टली कंपेरेबल, bonus issue of the shares are treated as if they
ऑलवेज बीन इशूड। तो हम बोनस इशू को इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे वो ऑलवेज इशू हुए हुए थे, यानी पहले से ही वो इशू में थे। इस बात का मतलब ये है कि इन ऑल प्रीवियस ईयर्स एज वेल, यानी कि जो कंपैरेटिव ईयर होता है। सो इसका मतलब है कि जब आप बोनस शेयर इशू करते हैं तो ना सिर्फ आपको करंट शेयर एडजस्ट करने पड़ते हैं, बल्कि प्रीवियस शेयर्स भी आप क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है शेयर्स का, वो ना सिर्फ करंट पे अप्लाई होता है बल्कि प्रीवियस पे, स्पेशली जो आपका कंपैरेटिव ईयर होता है, वो आप रीस्टेट जरूर करते हैं उसकी ईपीएस। This is achieved by applying an adjustment factor to ordinary shares already in issue while calculating weighted average number of outstanding share। यानी कि हम इनको किस पे अप्लाई करते हैं, इनको हम अप्लाई कर देते हैं जो हमारे ऑलरेडी इन इशू हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 अक्टूबर को बोनस शेयर इशू कर रही हूँ और मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से दिसंबर तक है, तो फिर जो अक्टूबर से पहले पहले मेरे पास शेयर्स थे, यानी कि जनवरी टू 30 सितंबर, उन पे भी ये एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई होता है। और फिर जो एक कंपैरेटिव ईयर होता है, पिछला साल होता है, उस पे भी ये एडजस्टमेंट फैक्टर अप्लाई होता है। इसको अभी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कि बोनस शेयर इशू होते हैं तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हम एडजस्ट करते हैं। एक्सेल शीट पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है मौजूद। पिंक लिमिटेड हैज ए 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, यानी कि जिनका अकाउंटिंग ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से दिसंबर है। ऑन January 1st 20x4 इट हैज 4 मिलियन शेयर्स इन इशू। इनके पास ऑलरेडी इशू में कितने शेयर्स थे? इनके पास इशू में 20x4 में 4 मिलियन शेयर्स थे। So there were no other shares in issue in 20x4. On July 1st, 20x5, it made a 1 for 4 bonus issue for bonus issue. ओके, सो 20x4 में इनके पास जनवरी में 4 मिलियन शेयर थे और इन्होंने शेयर से रिलेटेड कोई और मजीद ट्रांजैक्शन 20x4 में नहीं की। यानी कि जो 4 मिलियन शेयर्स जनवरी 1 को थे वही December 31 20x4 तक सेम रहे, और फिर उसके बाद यही आपके 20x5 में जनवरी 1 को कैरी फॉरवर्ड हो गए। यानी कि जो लास्ट मंथ, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग थे वही कमिंग मंथ के ओपनिंग हो गए, कमिंग ईयर के ओपनिंग हो गए। लेकिन ऑन July 20x5 इट मेड अ 1 for 4 बोनस इशू। यानी कंपनी ने July 1 20x5 को क्या किया, 1 बोनस इशू किया। इफ यू हैव 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर थे तो कंपनी ने आपको एक मजीद शेयर दिया। तो इसका मतलब है कि इशू से पहले आपके पास 4 शेयर थे और बोनस इशू के बाद वो शेयर कितने हो गए, 5 शेयर्स हो गए। बेसिक ईपीएस रिपोर्टेड इन 20x4 वाज दिस, यानी कि 20 मिलियन डिवाइड बाय 4 मिलियन शेयर्स, तो 5 रुपीस पर शेयर इसका ईपीएस हो गया। बेसिक 20x4 की बात हो रही है। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर, 20x5 में कितनी अर्निंग्स थी, 24 मिलियन अर्निंग मौजूद थी। सो कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस, हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है दिसंबर 20x5, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कंपैरेटिव भी हमने चेंज करना होता है। लास्ट टाइम पे भी हमने इसको, लास्ट ईयर को भी इसको एडजस्ट करना है। अच्छा, अब इसका जो एडजस्टमेंट फॉर्मूला होता है, एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं कि द नंबर ऑफ शेयर्स होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू। अब जैसे हमारे पास अभी हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने देखा कि यू विल हैव 1 शेयर फॉर 4 एग्जिस्टिंग शेयर, यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिल जाएगा। तो आफ्टर बोनस आपके पास वो शेयर कितने हो जाएंगे, 5 शेयर्स हो जाएंगे।
डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर द बोनस। और बोनस मिलने से पहले आपके पास शेयर कितने थे? 4 शेयर थे, 4 शेयर्स थे। सो आफ्टर कितने हो जाएंगे? आफ्टर बोनस 5 हो जाएंगे और बिफोर हो जाएंगे 4। तो इसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा वो 5/4 होगा, जो कि अभी हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 जनवरी से, यानी कि अगर हम इसका टाइम लिखें तो 1 जनवरी से बोनस इशू हुआ है 1 जुलाई को। तो इसका मतलब है कि 30 जून तक हमारे पास कितने शेयर थे? हमारे पास 4 मिलियन शेयर थे, जो कि लास्ट ईयर से 20x4 से एज इट इज ट्रांसफर हुए थे। 4 मिलियन शेयर। 2 3 4 6। अच्छा, इसका जो टाइम वेटेज है ये हमारे पास कितने टाइम के लिए मौजूद थे? ये हमारे पास, अब हम देखते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो हमारे पास ये पूरे 6 मंथ के लिए मौजूद थे। तो हम 6 डिवाइड बाय 12, यानी कि हमारे पास जो साल के महीने होते हैं 12 मंथ, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे ये वेटेज कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, एडजस्टमेंट फैक्टर ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर द बोनस। बोनस यानी आपको एक बोनस शेयर मिला है, ऐसे हमने अभी डिस्कस किया था। इट मेड 1 for 4 बोनस। तो आपको अगर 4 थे तो आपको एक मिला है, तो यानी कि बोनस इशू के बाद आपके पास कितने हो जाएंगे? 5। और डिवाइड हम किससे कर देंगे? बोनस इशू से पहले कितने थे? 4। ये देखिए, नंबर ऑफ शेयर इन होल्डिंग आफ्टर बोनस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इन होल्डिंग बिफोर बोनस। तो ये हमने 5/4 लिख दिया। तो अब अगर हम 5/4, इसको हम 5/4 शेयर्स लिख देते हैं। इसकी अगर अब आप वेटेज निकालें तो वेटेज कैसे निकालेंगे? 4 बिलियन शेयर हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 5/4 से। तो फिर हमारे पास वेटेड एवरेज आना शुरू हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। सो उसके बाद आपने 1 जुलाई को शेयर इशू किए, यानी 1 जुलाई से हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31 दिसंबर तक। तो 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक हमारे पास कितने मंथ हो गए? 6 मंथ हो गए। और इन 6 मंथ के लिए हमारे पास कितने शेयर्स रहे? यानी कि कितने शेयर्स रहे हमारे पास? ऑलरेडी कितने थे? 4 मिलियन शेयर्स थे। तो हम इसको 4 मिलियन शेयर्स को, ये 4 मिलियन शेयर्स कितने में कन्वर्ट हो गए? ये कन्वर्ट हो गए 5 शेयर्स में। और अगर आपके पास 4 थे तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, यानी 5 मिलियन शेयर्स आ जाएंगे। ये 5 मिलियन शेयर्स हमारे पास कितने महीने के लिए रहे? अगेन ये 6 मंथ के लिए रहे। तो हम टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, टाइम वेटेज से। और फिर हमारे पास जो ये ऑलरेडी हम बोनस एलिमेंट इसमें हम शामिल कर चुके हैं, तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 मिलियन, और फिर हम इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। तो ये अब आप देख लीजिए, तो हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 2.5 मिलियन एंड 2.5 मिलियन। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो वेटेड एवरेज नंबर आफ्टर इशू, आफ्टर बोनस इशू हमारे पास कितने आ गए? 5 मिलियन आ गए। अब हमने ईपीएस निकालना है। ईपीएस पहले हम निकालते हैं 20x5 का। और 20x5 के लिए हमें ईपीएस के लिए क्या चाहिए है? हमें ईपीएस के लिए सबसे पहले चाहिए है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। 20x5 की बात कर रहे हैं, तो 20x5 की अर्निंग्स ये दी हुई है 24 मिलियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम ले लेंगे 24 मिलियन।
और 24 मिलियन को हम डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए हैं, यानी 5 मिलियन। तो हम 5 मिलियन से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 मिलियन। तो अगर अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4.8। और इसको लिखने का तरीका क्या है? हम लिखेंगे ₹4.8 पर शेयर। सो ये हमारा ईपीएस आ गया आफ्टर बोनस इशू, और ये आ गया आपका 20x5 का। अब जब ये 20x5 का आ गया, तो अगर आप कंपेयर करें, ये 4.8 है और प्रीवियस ईयर का यानी 20x4 का 5 नजर आ रहा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है, या एक गलत इंप्रेशन शो हो रहा है कि आपका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, हमारा ईपीएस डिक्रीज नहीं हुआ है। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया था कि अब हम इसकी एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर में या कंपैरेटिव ईयर में भी करेंगे, ताकि एक गलत इंप्रेशन ना जाए। तो अब हमने ईपीएस कैलकुलेट करना है 20x4 का फॉर कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, फॉर्मूला वही है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सो अर्निंग्स हमें 20x4 की गिवन है, वो दिस वन, ये देखिए 20 मिलियन अर्निंग्स दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे अर्निंग्स, जो कि हमारे पास कितनी है? 20 मिलियन। और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास क्या है, इस पे हम वही एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे, यानी 20x4 में हमारे पास जो शेयर थे, वो शेयर थे 4 मिलियन। या तो हम यहाँ पे फैक्टर लगा के शो कर देंगे, या हम डायरेक्टली 5 मिलियन ले लेते हैं। अगर आप फैक्टर लगा के भी शो करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, तो हमारे पास ये 4 मिलियन है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास क्या था? 5 डिवाइड बाय 4। सो आप एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं या आप डायरेक्टली डिवाइड कर दें, तो आंसर भी सेम ही आएगा। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो अर्निंग पर शेयर 4 आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ₹4 पर शेयर। तो अब आप देख लीजिए कि असल में तो ईपीएस इंक्रीज हो रही है 20x5 में, लेकिन अगर हम प्रीवियस या कंपैरेटिव ईयर को चेंज नहीं करेंगे, उसको हम वही पुराना वाला रहने देंगे, तो फिर एक मिसलीडिंग इंप्रेशन जाता है कि नहीं, ईपीएस डिक्रीज हो रही है, जो कि करंट इन्वेस्टर या पोटेंशियल, स्पेशली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। इस वजह से हमने क्या किया कि हमने साथ साथ कंपैरेटिव को भी चेंज कर दिया। तो आप देख ले कि पहले 5 था और अब चेंज होके 4 आ रहा है। तो अब ऐसा शो हो रहा है, जो कि सही है, कि 20x4 से 20x5 में जाते हुए आपकी ईपीएस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एक और एग्जांपल की हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो हम देखते हैं कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 11। उसके लिए हम एक नेक्स्ट एक्सेल शीट पे आ जाते हैं और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। So class, next example is Red Limited has December 31st financial year, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर है, जनवरी टू दिसंबर, and had 2 million ordinary share in issue on January 1st 20x2। 20x2 की बात हो रही है, उसमें 20x2 में आपके पास कितने शेयर्स थे? 1 जनवरी को 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। ऑन मार्च 31st 20x2, अच्छा आपका जो करंट ईयर है वो क्या है? 20x2 ही है। तो हम इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। हमारे पास टाइम क्या है? हमारे पास है 1
जनवरी से 31 मार्च तक हमारे पास कितने शेयर्स हैं? हमारे पास शेयर्स हैं 2 मिलियन। हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए, ऑन 31 मार्च इट इश्यूज 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। यानी इसने बताया हुआ है कि फुल मार्केट प्राइस पे कंपनी ने 31 मार्च को किए। तो इसका मतलब है कि जो ये 2 मिलियन शेयर्स हैं, ये आपके पास 3 महीने के लिए रहे। तो टाइम फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा? टाइम फैक्टर हो जाएगा आपके पास 3/12 मंथ्स। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है वो अभी हमें नहीं पता, हम देखते हैं बाद में। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 31 मार्च 20x2 इट इश्यूज 500,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। यानी कि फिर शेयर्स इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 5 लाख। और कब इशू किए? 1 मार्च को। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू हो रहा है वो 1 जुलाई को। तो 31 मार्च यानी मंथ ऑफ मार्च तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स भी मौजूद रहे। यानी कि अगर हम देखें फुल इशू हमारे पास हो गए, तो ये जो आपने इशू किए थे, तो आपके पास यहाँ पे 2 मिलियन पहले से थे और 5 लाख आपने मजीद इशू किए। तो आपके पास 2.5 मिलियन शेयर्स मौजूद थे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कैसे? आपके पास ये थे 31 मार्च से, आपके पास ये कब तक थे? 1 जुलाई। या आप इसको यूं कह लें कि अगर आसान करना है तो 30 जून तक के लिए थे मौजूद 5 लाख 2.5 मिलियन शेयर्स। क्योंकि आपने 5 लाख इशू किए और वो ऐड होके कितने हो गए? 2.5 मिलियन हो गए। ये क्योंकि फुल मार्केट प्राइस पे इशू किए थे, इसलिए हमने यहाँ 5 लाख पे कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं लगाया। हम इसको ऐड करके पूरा एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है ऑन 1 जुलाई 20x2, RL made a 1 for 2 bonus issue. 1 for 4 means अगर आपके पास 2 शेयर्स हैं तो कंपनी ने आपको एक बोनस शेयर मजीद दिया है। यानी आपके पास बोनस इशू के बाद कितने शेयर्स हो गए? 3 हो गए। बोनस इशू से पहले कितने शेयर थे? 2 शेयर थे। जो कि 2 शेयर किस में कन्वर्ट हो गए? 2 शेयर कन्वर्ट हो गए 3 में कन्वर्ट हो गए। सो अगर अब हम यहाँ पे मजीद कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की, तो हमारे पास 1 जुलाई से लेके 30 दिसंबर तक अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे, टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 2,50,000, 2.5 मिलियन। लेकिन क्योंकि हमने बोनस शेयर इशू किया, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? कि ये हमारे 3/2 से रिप्लेस हो गए। कि हमने 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? कि वो 2 शेयर किस में कन्वर्ट हो गए? 3 में कन्वर्ट हो गए। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है। तो एक्चुअल में हमारे जो शेयर्स हैं वो आखिरी 6 महीने में हमारे पास कितने शेयर्स हो गए कन्वर्ट होके? 3.75 मिलियन शेयर्स हो गए। तो अब अगर हम इनका वेटेज निकालें तो वेटेज कैसे निकालेंगे? ये जो 2.5 मिलियन शेयर है, ये हमारे पास मजीद कितने महीने रहे? ये मजीद हमारे पास 3 महीने रहे। क्योंकि यानी कि 31 मार्च को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हमारे पास रहे। क्योंकि अगले ही दिन 30 जून के बाद जुलाई में वो 2.5 मिलियन शेयर्स कन्वर्ट किस में हो गए? 3.75 में। तो ये हमारे पास 3 महीने के लिए रहे, तो हमने इसका वेटेज ले लिया। और जो ये वाले शेयर्स थे 3.75, ये हमारे पास कितने महीने के लिए रहे?
1 जुलाई से December 31, यानी आखिरी 6 महीने हमारे रहे, तो हमने इस पे जो टाइम फैक्टर या टाइम वेटेज लगाया है वो 6 मंथ का है। अब एडजस्टमेंट फैक्टर हम इसमें क्या लगाएंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर किस तरह से है कि आप देखिए, एडजस्टमेंट फैक्टर है नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन होल्डिंग बिफोर बोनस शेयर। तो हमारे पास जो आफ्टर है, यानी 2 शेयर के बदले 1 मिला, तो आफ्टर बोनस इशू वो कितने हो गए? वो 3, 2 जो है कन्वर्ट हो गए 3 में। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, दिस वन। तो हमारे पास 3 हो गए आफ्टर बोनस इशू, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे जो कि आफ्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड बाय हम 2 लिखेंगे जो कि बिफोर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा ये 2.5 मिलियन था, इस पे भी हम 3/2 का एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएंगे। और फिर हम इस पे तो लगाते नहीं है क्योंकि इसके हम नंबर ऑफ शेयर्स पे हम लगा चुके होते हैं, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड होते हैं, तो इसको हमने कन्वर्ट नहीं करना होता है। अब हम इसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 मिलियन शेयर्स हैं, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे टाइम वेटेज से जो कि हमारे पास आ रहा है 3/12, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर से जो कि 3/2 आ रहा है। तो ये जो 2 मिलियन शेयर है, एक्चुअली ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 7,50,000 में, क्योंकि 3 महीने का हमने वेटेज निकाला है। उसके बाद हम ये 2.5 मिलियन शेयर को कन्वर्ट करेंगे, और 2.5 मिलियन शेयर 2.5 मिलियन शेयर्स हो गए, और बिल्कुल हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे कि हमारा जो टाइम फैक्टर है या टाइम एडजस्टमेंट है वो 3/12 है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे पास एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 3/2 है। इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गए 9,37,500। और इसको हमने सिर्फ टाइम वेटेज करना है, तो हमारे पास 3 मिलियन और 75 यानी 7,50,000। इसको हम टाइम से टाइम फैक्टर से कैसे करेंगे कि सिर्फ हम इसको करेंगे 6/12, या सिंपली आप इसका हाफ कर लें। तो ये हमारे पास शेयर्स आ गए। अब हम इसका तीनों को ऐड कर लेंगे। कैसे? 7,50,000 प्लस हम कर लेंगे 9,37,500, और हम इसमें प्लस कर लेंगे 1,875,000। तो हमारा जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं आफ्टर बोनस इशू, वो हमारे कितने आ गए हैं? 3,56,2,500, यानी हम इसको कहेंगे कि 3,05,62,500। सो ये आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं फर्दर, तो हमारे पास ईपीएस कैसे हम निकालेंगे? ईपीएस हमारे पास फॉर्मूला है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो हमारे पास अर्निंग्स कितनी आ रही है, हम चेक करते हैं कि 20x2 की टोटल अर्निंग ये हमें दी हुई है, यानी 85 मिलियन और 5 लाख। सो हम यहाँ पे अर्निंग्स लिख देते हैं। अर्निंग्स हमारे पास कितनी है? दिस वन, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं अर्निंग्स 85 5, यानी 85.5 मिलियन अर्निंग्स है, और डिवाइड कर देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस वन। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे किधर गए? हमने अभी कैलकुलेट किया है दिस वन, ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। कितने से हम डिवाइड कर रहे हैं? 3,56,2,500, इससे हमने डिवाइड किया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी इसको हम कॉपी करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
सिंपली वी कॉपी दिस और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। सो ईपीएस में हमारा 24 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने कोई एक जीरो कम लगाया है और वो हम देख लेते हैं हमने कौन सा जीरो कम लगाया है या एक जीरो हमने ज्यादा लगा दिया है। तो अर्निंग्स आ रही हैं 5 zeros 185 5 zeros डिवाइड बाय दिस ओके सो इट शुड बी 2.4। तो वो देख लेते हैं हमने क्या किया है। तो अर्निंग्स भी हमारी ठीक है और नंबर ऑफ शेयर्स भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है ₹24 पर शेयर। और ये जो हमने ईपीएस कैलकुलेट की है ये हमने कैलकुलेट की है 20x1 की 20x2 की ये करंट है 20x2। और फिर हमें पता है कि हम इसको प्रीवियस या कंपैरेटिव में भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं और x 1 की 20x1 की भी हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा 20x1 की कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स चाहिए। तो अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल हम चेक कर लेते हैं कि हमारी अर्निंग्स कितनी दी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अर्निंग्स हमें नहीं दी हुई हैं। अर्निंग्स के बजाय हमें क्या दिया हुआ है, ईपीएस कैलकुलेट करके दिया हुआ है दिस वन 30 रुपीज ईपीएस कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अर्निंग्स नहीं दी हुई हैं और हमें अर्निंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो अर्निंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ईपीएस का फॉर्मूला है। मैं आपको इधर हम कर लेते हैं रफ वर्क में ये कैलकुलेशन में, या हम हेडिंग लिख देंगे वर्किंग्स और वर्किंग्स। ओके सो ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स पर शेयर और दूसरी तरफ हमारे पास अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होती हैं और उनको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हम कर देते हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से। तो अगर अब आप देखें हमें ईपीएस दी हुई है, कितनी ईपीएस दी हुई है 30 ईपीएस दी हुई है और दूसरी तरफ हमें अर्निंग्स नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर यानी कि हमारे पास शेयर्स थे 20 एक्स 2 में 1 जनवरी को वो है 2 मिलियन। तो यकीनन ये प्रीवियस से फॉरवर्ड हो रहे होंगे, प्रीवियस ईयर से फॉरवर्ड हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 22 मिलियन 2 मिलियन 1 2 3 4 5 6। सो ये 2 मिलियन अगर हमारा दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास आ जाएगा आप कह लें अर्निंग्स। तो हम क्या करेंगे, अर्निंग्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी 2 मिलियन और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 30 से। तो ये हमारे पास अर्निंग्स आ गई 60 मिलियंस की हमारे पास अर्निंग्स आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास 20x1 की बात आ रही है। तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ईपीएस प्रीवियस ईयर की रीस्टेट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास अर्निंग्स जो हैं वो हैं, अब अभी अभी हमने कैलकुलेट किए 60 मिलियन 60 मिलियन हो गई और इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 2 मिलियन थे और इसको हम जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हमारा है 3/2। सो जो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है वो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, क्योंकि ये हमने
कंपैरेटिव भी जाके चेंज करना है और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ईपीएस 20x1 का, जो कि 20 आ रहा है और इसको लिखने का तरीका कैसा है, ₹20 पर शेयर। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का। आपको ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो इसकी अर्निंग्स कैलकुलेट करें और फिर पूरा जाके कैलकुलेट करें। यहाँ पे आपको 30 दिया हुआ है पर शेयर, ईपीएस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है ₹30 पर शेयर। तो इसका एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का जो कि शॉर्टकट है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं ताकि आप दोनों तरीके से एग्ज़ाम में जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो आपके पास जो अर्निंग्स हैं वो ऑलरेडी अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितनी आ रही है, ऑलरेडी 30 आ रही है। तो अब हम जब इसको डायरेक्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रिवर्स फैक्टर से, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी आप कह लें कि प्रीवियस ईयर की या कंपैरेटिव ईयर की, जो कि आप देखिए 20 आ रही है। तो दोनों तरीके आपको जो अच्छा लगे, जो ईज़ी लगे वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने सेम कैलकुलेशन की है। सो ये हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग बोनस शेयर कि अगर कंपनी बोनस शेयर करती है इशू तो फिर हम करंट ईयर में कैसे चेंजेस करते हैं और फिर हम कंपैरेटिव ईयर में भी चेंजेस करते हैं। और ख़ास बात जो कि हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में पढ़ी कि अगर आप शेयर इशू करते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि बोनस शेयर की हम बात कर लें या इवन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने स्टॉक स्प्लिट कैसे एडजस्ट करना है। अगर हम स्टॉक स्प्लिट की भी बात करें तो इसमें हमने देखा कि आईएस 33 हमें ये कहता है कि आपने प्रीवियस जो शेयर्स हैं, प्रीवियस इश्यू है, उसको भी एडजस्ट करना है। ये नहीं है कि जब बोनस इश्यू हो रहा है फ्रॉम दैट डेट और ऑनवर्ड करना है, बल्कि हमने प्रीवियसली जाके भी एडजस्टमेंट करना है। तो ये खास बात आपने याद रखना है। जैसे अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1 जुलाई को बोनस शेयर इश्यू हो रहे हैं, लेकिन हमने फिर 1 जनवरी वाले शेयर या 31 मार्च वाले शेयर्स भी बोनस के एलिमेंट से एडजस्ट किए हैं। और फिर जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव ईयर की तो वहाँ पे भी जाके हमने इसको एडजस्ट किया है ताकि हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाए या आप कह लें कि जो हमारी कंपैरिजन होगी वो हमारी मिसलीडिंग ना हो। तो इस वजह से फिर हमने इसको प्रीवियस ईयर में या कंपैरेटिव ईयर में एडजस्ट किया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा राइट इशू पे और उसके बाद एक और लेक्चर हम करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस पे। सो दैट्स इट, टेक केयर क्लास।